हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अबाउट यूपीएससी में। जैसा कि इस चैनल के बारे में मैंने कल ही शाम को एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको सारी डिटेल्स बता दी थी कि जहां पर हम लोग अब यूपी पीसीएस और साथ ही साथ यूपीएससी के लिए स्पेशली विजन आईएएस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जो मैं मंथली मैगजीन आपको कराता था। और उसके साथ पीटी 365 की क्लासेस को भी हम लोग कवर करेंगे और इसी प्लेटफॉर्म पर ये क्लासेस चलेंगी। बाकी मेरी सारी क्लासेस जो है आपकी ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म जो पहले से ही चल रहा है, रन कर रहा है, उस पर चलेंगी। अगर जो नए विद्यार्थी इस पर जुड़े हैं तो वो लोग ग्लैंस एकेडमी को भी फॉलो कर सकते हैं और विजन आईएएस के लिए स्पेशली यूपीएससी टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत करनी है विजन आईएएस की द्वारा जो बजट निकाला गया है, इंटरिम बजट, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए इलेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते, नई सरकार जब तक गठित नहीं हो जाती, उस समय के लिए जो 2-3 महीने का समय होता है, उस क्रूशियल पीरियड के लिए अपने काम को करने के लिए कुछ बजट की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वो इंटरिम बजट पेश करती है। तो उस पर एक सबसे छोटी सिनॉप्सिस मुझे विजन आईएएस मंथली मैगजीन की तरह इसकी ही लगती है, तो मैं आज उसी पर चर्चा करूंगा। तो अंतरिम बजट का हमारा जो सारांश है वो रहेगा 2024-25 का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों कि बजट क्या होता है, व्हाट इज द बजट। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे यूट्यूब पर आप देखोगे कि सबसे बेहतर मैगजीन जो है कि आपको ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर मिलती है विजन आईएएस की हिंदी माध्यम के लिए। लेकिन अब ग्लैंस एकेडमी की जगह मैंने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है जो केवल ओरिएंटेड रहेगा स्पेशली विजन आईएएस यूपीएससी 2024 के लिए। तो वो हमारा चैनल का नाम है अबाउट यूपीएससी। तो इसको सर्च करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी ये नया चैनल है तो जल्दी लोगों को नहीं मिल पाएगा। बाकी आप ग्लैंस एकेडमी को अगर जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा। तो देखते हैं बजट क्या होता है। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि क्या हमारे संविधान में भी बजट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम कहेंगे नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वहां पे किसी प्रकार का बजट नहीं, बल्कि आर्टिकल नंबर 112 कौन सा रहेगा? आर्टिकल नंबर 112। इट मींस कि आर्टिकल नंबर 112 के तहत वहां पर एक वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी सरकार एक वर्ष का पूरा एक फाइनेंशियल सिस्टम बताएगी या स्टेटमेंट बताएगी, कितना हमारा खर्च होगा और कितनी हमारी इनकम होगी। इट मींस कि आय और व्यय के बारे में बताएगी, आमदनी और खर्चे के बारे में बताएगी। तो ये आर्टिकल नंबर 112 में बात की गई है। और कई बार स्टेटमेंट बन जाता है कि क्या संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है आर्टिकल नंबर 112 के तहत, तो हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि बजट जैसे शब्द का कहीं भी हमारे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्योंकि सिंपली जो एक वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होके और 31 मार्च तक चलता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जब भी पूछा जाए आपसे वित्तीय वर्ष के बारे में तो आपको बताना है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, क्योंकि जो टैक्स कटता है वो भी आपका 31 मार्च के हिसाब से कटता है, न कि अप्रैल के हिसाब से। तो 1 अप्रैल से शुरू होता है कोई भी वित्तीय वर्ष और 31 मार्च को जाके क्लोज हो जाता है। तो इस दौरान जो सरकार की अनुमानित प्राप्ति हो सकती है और व्यय हो सकता है, इसी का विवरण पेश किया जाता है बजट के बारे में। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो बजट के बारे में बात करेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं दी हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, जो कि विजन आईएएस की खासियत है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उसके स्टैटिक पोर्शन को रिवीजन कराता है। जैसे यूपीएससी अगर कोई स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछे या पीसीएस भी पूछे तो आप उस प्रश्न को बिना हिचकिचाए टैकल कर लीजिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर संघीय बजट में 2 फेज आते हैं। मतलब जो केंद्र सरकार जो बजट पेश करती है उसमें एक होता है राजस्व बजट, एक होता है आपका पूंजीगत बजट। अब यहाँ पे बात आएगी बजट का, तो मतलब यहाँ पे भी रहेगा। राजस्व का मतलब होता है टैक्स और नॉन टैक्सेबल प्राप्तियां और व्यय, यानी कुछ ऐसे मतलब टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल प्राप्तियां होती हैं और कुछ ऐसे ही खर्चे भी होते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, जैसे जीएसटी की मैं बात करूं, ये एक टैक्स है एक तरीके का। इनकम टैक्स कैसा है? वो भी एक टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कहता है, ये भी एक टैक्स है। तो ये सभी एक टैक्सेबल वैल्यूज हैं जो गवर्नमेंट को प्राप्त होती हैं, क्योंकि हम अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है जिनका इनकम टैक्स कटता है, तो वो टैक्स कट के कहाँ जाता है? राजस्व कलेक्शन में जाता है, राजस्व प्राप्तियों में जाता है।
लेकिन उसी तरीके से टैक्स के ऊपर या नॉन टैक्स के ऊपर जो व्यय होता है वो भी राजस्व व्यय में आता है। वहीं दूसरा होता है पूंजीगत, जो कि पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान की बात करते हैं। हालांकि पूंजीगत जो बजट होता है वो अच्छा माना जाता है किसी भी सरकार के द्वारा। अगर देश में सबसे अधिक पूंजीगत बजट खर्च किया जा रहा है तो इट मीन्स कि वो सरकार कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे वेस्ट कर रही है, मतलब खर्च कर रही है, और बेसिक आधारभूत सुविधाओं को और मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि पूंजीगत जो व्यय होता है दोस्तों वो एक दिन में नहीं दिखता, उसका प्रॉफिट हमें दीर्घकालीन दिखता है। मान लीजिए इस बजट में सरकार ने कह दिया कि हम 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाएंगे, 3 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, 5 बड़े बड़े आईआईटीज बनाएंगे, तो इसके ऊपर जो व्यय किया जाएगा वो 1 साल का खर्च हो सकता है, 2 साल का खर्च हो सकता है कि बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे डेवलप करना, सारा सिटिंग अरेंजमेंट, सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सारी चीजों के साथ तैयार करने के बाद जब इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे मरीजों का इलाज होगा, तो कहीं ना कहीं हम इनकी वैल्यू ओरिएंटेड वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो ऐसे व्यय को हम घाटा नहीं समझते, इसको बेहतर कहा जाता है, पूंजीगत बजट अच्छा माना जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे बजट तैयार करने पे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि बजट को तैयार कौन करता है और कैसे कैसे होता है। तो देखिए, आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है ये एक नोडल निकाय होती है, इट मीन्स की एक नोडल बॉडीज होती है जो आर्थिक मामलों के विभाग के तौर पे होता है। ठीक है, और इसमें एक आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत एक बजट प्रभाग होता है, वही पूरा का पूरा बजट तैयार करता है। तो मोटे तौर पे अगर हम कहें तो विभिन्न जो विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं, और इस काम में लगे विभाग के प्राधिकारियों की ओर से दिए गए व्यय या भुगतान और प्राप्तियों के विस्तृत अनुमान के आधार पर तैयार किया जाता है। मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो मंत्रालय होते हैं वो अपना बजट दे देते हैं कि सर हमें इतना पैसा चाहिए। मान लीजिए परिवहन मंत्रालय ने कह दिया कि मैं इस वर्ष 3 नए नेशनल हाईवेज बना रहा हूं, तो मुझे इतना सारा पैसा चाहिए करोड़ों में। किसी एजुकेशन मिनिस्टर या एजुकेशन मंत्रालय ने कहा कि मुझे इतने इतने खर्च करने यूनिवर्सिटीज पर, वहीं हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि मुझे स्वास्थ्य पर इतने खर्च करने। तो इस तरीके की जो प्राप्तियां होती है, जो व्यय होते हैं, इन सभी के आंकड़ों को तैयार किया जाता है आर्थिक मामलों का विभाग। अब यहां पर बात आती है कि ये जो आर्थिक मामलों का विभाग है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये याद करना है आपको, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। बहुत सारे स्टूडेंट इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय लगा देंगे, उन्हें लगेगा वाणिज्य और इंडस्ट्री भी तो कहीं ना कहीं पैसों के ही मामले में है। तो ऐसी बात नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है, वित्त मंत्रालय, इसके अंतर्गत ये काम करता है। तो यहाँ पे 2 चीजें आपने समझ ली कि बजट कैसे बनता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है कि बजट की जो प्रस्तुति होती है, बजट जो पेश होता है वो कैसे होता है। तो इस पे भी अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों के मतलब संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण पेश कराता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि सर मैंने तो देखा है न्यूज़पेपर में, वीडियोस में कि निर्मला सीतारमण जी जो कि एक वित्त मंत्री हैं, लाल रंग के बैग में अपने बजट को पेश करती हैं, और यहाँ राष्ट्रपति की आप बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है दोस्तों? संवैधानिक प्रावधान के अनुसार आर्टिकल 52 कहता है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, जो अपने सहयोगियों के द्वारा या अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करता है, जिसमें प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होती है। तो ऐसे में राष्ट्रपति ही तो देश का मुखिया है, सारी जिम्मेदारी उसी पर आएगी। तो इसलिए वो एक आदेश देते हैं अधिसूचना के माध्यम से कि भाई इस वित्तीय वर्ष के लिए, किसी भी एक वित्तीय वर्ष के लिए आपको बजट पेश करना है ताकि हमारी सरकार चल सके। तो ये होता है विवरण पेश करना, जिसके अंतर्गत केंद्रीय वित्त मंत्री 2 भागों में इसे पेश करते हैं। एक होता है बजट का भाग ए और एक होता है बजट का भाग बी। तो ए वाले में क्या होता है उसको समझते हैं। तो ए वाले में समष्टि आर्थिक यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के घटक को शामिल किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से योजनाएं और किन किन क्षेत्रों में काम करेगी, किन क्षेत्रों में पैसे आवंटित करेगी, ये हो गया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वित्त विधेयक, ठीक है, जो कि आयकर संशोधन और अप्रत्यक्ष कर से संशोधन जैसे प्रावधान इसमें शामिल होते हैं। तो वित्त विधेयक भी इसी में शामिल होता है। तो इस तरीके से आपने देखा। अब यहां पर बात करेंगे कि जो बजट पेश किया जाता है इसमें मुख्य मुख्य दस्तावेज क्या होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दस्तावेज होता है डॉक्यूमेंट्स की बजट भाषण। आपने सुना होगा कि वित्त मंत्री का एक बजट भाषण आया हुआ है, यूपी का भी जो एक बजट भाषण आता है, केंद्रीय मंत्री का आता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये जो भाषण क्या होता है, ये एक छोटी सी सिनॉप्सिस टाइप की होती है जो 10-12 पेज की, 5 पेज की, 8 पेज की होती है, जिसको वित्त मंत्री सदन के अंदर स्पीच करते हैं, पढ़ते हैं और एक समराइज करते हैं कि हमने मुख्य रूप से क्या क्या चीजें
की हैं। और उसी बजट भाषण के अंतर्गत ही पूरा क्लियर हो जाता है कि भाई कितना बजट का आंकड़ा है, कितने रुपए का बजट आ रहा है, कितने पर खर्च किया जाएगा, कहां कहां से प्राप्ति होगी, कौन कौन से रेवेन्यू जनरेट होंगे, ये सभी कुछ वित्त मंत्री के बजट भाषण में ही क्लियर हो जाता है। और साथ में कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 112 जिसे हम बजट कहते हैं। इसमें फिर कुछ अनुदान मांगे भी होती हैं, आर्टिकल नंबर 113, क्योंकि जब तक अनुदान मांगे नहीं करोगे आप तो आप कैसे पैसे को खर्च करोगे। फिर इसमें वित्त विधेयक भी आता है 110 के तहत। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मैंने तो आर्टिकल नंबर 117 पढ़ा है, तो वित्तीय विधेयक अलग हो जाएगा। यहाँ पे वित्त विधेयक के अंतर्गत धन विधेयक को ही मुख्य रूप से पेश किया जाता है। और लास्ट होता है FRBM एक्ट के तहत अनिवार्य राजकोषीय नीति का विवरण, यानी जो FRBM एक्ट आया था ना, फिस्कल करके जो था, जिसको कहेंगे हम लोग कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि आप किस प्रकार से अपने राजकोषीय नीति को मैनेज कर रहे हो। राजकोषीय नीति का मतलब कि राजकोषीय घाटे आपको कम करने हैं और प्राप्तियां कम, मतलब ज्यादा करके व्यय भी ज्यादा करना है, लेकिन घाटा कम रखना है। तो इसके बारे में भी जो वित्त मंत्री होते हैं एक छोटी सी समरी पेश करते हैं कि हम किस तरीके से अपने राजकोषीय घाटे को कम करेंगे। तो ये सारी चीजें आपने देख ली, और कुछ अन्य प्रमुख दस्तावेज भी है जो आप देख सकते हो, हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार ऐसा होगा यूपीएससी पूछ देगा कि भाई कौन कौन से आर्टिकल के तहत कौन कौन से प्रावधान प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं, फिर हम लोग चलेंगे नए बजट की ओर। तो बैकग्राउंड क्या कहता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। स्वतंत्रता से पहले अगर आप देखोगे तो 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को पहली बार बजट को पेश किया गया था ईस्ट इंडिया शासन के द्वारा। और बजट प्रस्तुत करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वित्त सदस्य जेम्स विल्सन थे भारत के अंतर्गत। और अंतरिम सरकार के अंतर्गत लियाकत अली जो कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे, 1947-48 का बजट पेश किया था। हालांकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नेतृत्व में जब सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तब मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया था। ठीक है, ये हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेंगे शॉर्ट नोट्स में। तो वहां पे उन्होंने विरोध किया और ये कहा कि हम मुस्लिम लीग वाले हैं और हम जो है कि कांग्रेस के साथ अंतरिम सरकार में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि हमें पूर्ण पाकिस्तान चाहिए था। लेकिन बाद में फिर मुस्लिम लीग को मनाते मनाते कांग्रेस भी चाहती थी कि मुस्लिम लीग भारत के साथ जुड़ी रहे, कोई पाकिस्तान का बंटवारा ना हो, मतलब भारत का बंटवारा ना हो। इसलिए फिर मुस्लिम लीग को जो लियाकत अली थे उनको सबसे महत्वपूर्ण पद दे दिया गया वित्त आयोग का, यानी कि वित्त मंत्री बना दिया गया उनको एक तरीके से। क्योंकि आपको भी पता है कि जिसकी जेब में पैसा है वही सबसे ताकतवर है, तो जो वित्त मंत्री बन गया वो तो सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया। इसलिए गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री ये एक महत्वपूर्ण पद होते हैं जो किसी खास को दिए जाते हैं। तो मुस्लिम लीग को एकजुट रखने के लिए ही इन्होंने लियाकत अली को दिया। खैर हम वो इतिहास की बात वहां पे कर लेंगे, इतिहास के शॉर्ट नोट्स क्लास में। अब कुछ लोग जो नए स्टूडेंट होंगे जो हमारे पुराने प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ेंगे वो पहले कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि दोस्तों हमारा एक अलग से प्लेटफॉर्म है जो कि सबसे पुराना चलता है, जिसका नाम है ग्लांस एकेडमी। आप उसे सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, वहां पर मैं क्लासेस कराता हूं, जहां पे यूपी पीसीएस 2024 के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी प्लान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग घटना चक्र शॉर्ट नोट्स को कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, मंथली मैगजीन को कवर करते हैं, और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो उस चैनल को, और इस चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद की बात करेंगे। जब भारत आजाद हो गया तो पहले जो वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम चेट्टी साहब थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। क्योंकि हम लोग कब आजाद हुए थे दोस्तों, हम लोग हो गए थे आजाद 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद 3-4 महीने बाद हमने 26 नवंबर 1947 को अपने भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया R.K. षणमुखम चेट्टी साहब ने। तो ये तो था दोस्तों इतिहास। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रोसीजर चलता है कि बजट प्रक्रिया कैसे होती है। तो भाई देखो, बजट को निम्नलिखित चरणों में पूरा किया जाता है। सबसे पहले बात होती है कि बजट की प्रस्तुति, सदन में बजट की प्रस्तुति होती है। अच्छा, कहां पे होगी? लोकसभा में होगी, क्योंकि वित्त मंत्री सरकार के लिए बजट पेश करते हैं और सरकार लोकसभा में बैठती है, न कि राज्यसभा में बैठती है। तो लोकसभा में पेश किया गया। सेकंड नंबर पे होता है कि संसद के दोनों सदनों में बजट पर एक सामान्य चर्चा होती है। बस यहीं पे एक प्रश्न बनता है, अब जरा रुकिए।
क्या प्रश्न बनता है? यूपीएससी स्टेटमेंट देती है कि क्या बजट पे जो चर्चा होती है वो दोनों सदनों में होती है? क्या बजट पे दोनों सदनों में मतदान होता है? क्या बजट पे दोनों सदनों में कटौती प्रस्ताव आता है? बस यहीं पे आपको स्टेटमेंट से मिस्टेक कराती है। तो यहां पे समझ लो कि दोनों सदनों में बजट तो पेश होगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि बजट पेश होने के बाद अगला प्रोसीजर होता है कि जो स्थायी समितियों द्वारा अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंडस्ट्री मंत्रालय कुछ पैसे मांगता है, एजुकेशन मिनिस्टर मांगते हैं, रेलवे मिनिस्ट्रीज मांगती है, और इसी तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्रीज हो गई, छोटे छोटे जितने भी मंत्रालय होते हैं वो जितने भी पैसों के डिमांड किए होते हैं कि हमें 50 लाख चाहिए, हमें 50 करोड़ चाहिए, हमें 10 करोड़ चाहिए, हमें 12,000 करोड़ चाहिए, तो इन पैसों की जो अनुदान मांग की गई है, अनुदान एक तरीके से इसकी जांच की जाती है स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, जो स्थायी समितियां होती हैं जो प्रत्येक वर्ष गठित की जाती हैं। ये चेक करते हैं कि जो आपने अनुदान की है वो जेन्युइन है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जरूरत से ज्यादा पैसा मांग रहे हो या जरूरत से कम मांग रहे हो। ये सारी चीजें उसमें क्रॉस चेक की जाती हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तब जाके अनुदान मांगों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा होती है और मतदान होता है। तो ध्यान देना कि बजट पे जो वोटिंग होती है ना वो लोकसभा में ही होती है। बजट मतलब अनुदान मांग, और अनुदान मांग के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि आर्टिकल नंबर 113 होता है जिसमें मतदान होता है, और अगर ये मतदान फेल हो गया तो इट मींस वित्त मंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ सकता है, इवन कि पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है कि भाई जिस सरकार में भरोसा ही नहीं है लोगों को कि आप पैसा ढंग से यूज कर रहे हो कि नहीं, इसीलिए आपको मतदान भी क्या हुआ, पास नहीं हो पाया, आपका स्वीकृत नहीं हो पाया। जितने मतदान की आवश्यकता थी उतना ही मतदान नहीं किया गया। इट मींस कि सरकार में संदेह है और वही अविश्वास प्रस्ताव का काम करेगा। तो इसलिए इसको पास कराना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए सरकार केवल इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत करती है, मतदान के लिए राज्यसभा में नहीं जाता है। तो ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि स्टेटमेंट बन के आते हैं ऐसे प्रश्न, पीवाईक्यूज में आप देख सकते हो इस तरीके के स्टेटमेंट के बारे में भी जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखते हैं, विनियोग और फिर वित्त विधेयक भी पारित होते हैं जो 110 के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके बजट निर्माण की प्रक्रिया। और अब हम आते हैं अपने इस अंतरिम बजट पे। तो क्या है हमारा अंतरिम बजट और क्या क्या महत्वपूर्ण है? तो देखिए, चूंकि 2024 है हमारा चुनावी साल, और अभी पूर्ण बजट की बजाय अंतरिम बजट पेश किया गया। जब पूर्ण बजट होता है तो बहुत बड़ी धनराशि के साथ होता है, बहुत सारे उसमें गवर्नमेंट इनिशिएट होते हैं, योजनाएं होती हैं, बहुत सारे सेक्टर पे फोकस किया जाता है। लेकिन इस बार जो है कि चुनावी वर्ष की वजह से केवल इतने ही समय के लिए एक बजट पेश किया गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं अंतरिम बजट के रूप में कि यह एक अल्पकालिक वित्तीय योजना है। क्या है दोस्तों? अल्पकालिक मींस हम पूरे एक वर्ष का वित्तीय वर्ष पेश ही नहीं कर रहे हैं। बजट का तो मतलब होता है पूरे एक वर्ष का पेश करना ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए, जिसको 1 फरवरी को पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम अंतरिम बजट की बात कर रहे हैं, तो केवल अंतरिम बजट में क्या होगा, जब तक चुनाव ना हो जाए या नई सरकार का गठन ना हो जाए। अब ये माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे और मई में एक नई सरकार गठित हो जाएगी। तो ऐसे में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीनों के कार्यकाल के लिए जो धनराशि की आवश्यकता है वो एक अल्पकालिक आवश्यकता है। इसलिए अल्पकालिक वित्तीय योजना भी पेश की जाती है अंतरिम बजट में, जो कि अगले चुनाव तक सरकारी खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्ण बजट क्या होता है। तो वही अंतरिम बजट में केवल नई सरकार के गठन तक अल्प अवधि में सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय प्रस्तुत होते हैं, जबकि पूर्ण बजट में सरकार के राजस्व, व्यय, आवंटन, आर्थिक नीतियों के विवरण सहित सरकारी वित्त के हर पहलू को शामिल किया जाता है। अब यहां पर बात होगी कि क्या अंतरिम बजट के लिए भी सरकार को संसद में लेखानुदान पारित कराना होता है? बिल्कुल पारित कराना होगा, वोट एंड अकाउंट, नहीं तो पैसा कैसे मिलेगा? तो आर्टिकल नंबर 116 यानी 116 के अनुसार लेखानुदान तत्काल व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से सरकार को अग्रिम भुगतान का प्रावधान करती है। और भारत की संचित निधि का जो प्रावधान है दोस्तों वो किसमें है? वो आपका आर्टिकल नंबर 266 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। ठीक है, तो किसमें है? 266। और इससे सरकार को तत्काल व्यय जो होता है 3-4 महीने के लिए वो अग्रिम भुगतान दिया जाता है वोट एंड अकाउंट में। अब यहाँ पे हम चलेंगे, जो 2 पार्ट में बजट पेश किया जाता है, तो इसके हम भाग 1 की ओर चलेंगे, जिसमें अंतरिम बजट 24-25 में क्या दिया गया। तो कुछ प्रमुख बातें थी, जैसे बजट का विजन रखा गया कि 2047 तक हमें विकसित भारत लाना है। तो कब तक लाना है? 2047 तक, जिसमें हम गरीबों की बात करेंगे, वंचितों की बात करेंगे, वृद्धों की बात करेंगे, और जो
कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, रोजगार की, हेल्थ की, हर एक चीज पे हम बात कर रहे हैं। विकसित तभी तो होगा, केवल एक सेक्टर के डेवलप हो जाने से नहीं होगा। इंडस्ट्री अगर डेवलप हो रही है तो एजुकेशन भी डेवलप होनी चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए, भुखमरी दूर होनी चाहिए, वंचितों को राशन मिलना चाहिए, हर एक सुविधाएं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हर एक चीज पर जब काम होगा तब जाके 2047 तक भारत विकसित होगा, और यही हमारे भारत का विजन रखा गया बजट का। फिर बजट का विकास मंत्र क्या है कि भाई सबका साथ रहेगा, सबका विकास होगा, सबका विश्वास रहेगा, सबका प्रयास होगा। यही एक नेशनल अप्रोच तैयार की गई है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यानी अब केवल गवर्नमेंट का ये प्रयास नहीं है, ध्यान देना। जब शुरू में 2014 में पहली सरकार बनी थी बीजेपी की, तो उनका जो टैगलाइन था कि सबका साथ सबका विकास, मतलब हमें सबका साथ चाहिए और सबका विकास हम करते रहेंगे। तो वहां सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा थी, लेकिन सरकार ने अब अपनी जिम्मेदारी को कुछ आम जनता पर भी डाला, सिविल सोसाइटी पर भी रखा है कि भाई सबका साथ सबका विश्वास तो रहेगा ही रहेगा, साथ में सबका विश्वास भी होना चाहिए और सबका प्रयास भी होना चाहिए। केवल सरकार के प्रयास से नहीं होगा, सबको अपने अपने स्तर पे कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना पड़ेगा, तब जाके हम देश को विकसित कर सकेंगे और एक अच्छी भावना डेवलप कर सकेंगे। तो अगर आप देखोगे इसमें दो प्रकार के तत्व को भी शामिल किया गया है, जैसे दर्शन, एक तो सामाजिक समावेशिता और एक भौगोलिक समावेशिता। इट मीन्स कि सामाजिक स्तर पे हम सभी वर्गों को कवर करेंगे, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो पैसे वाले हो, चाहे वो गरीब लोग हो, हर प्रकार के वर्ग को, चाहे वो किसी भी जाति से आते हो, ठीक है, हर प्रकार के वर्ग को हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही भौगोलिक स्तर का मतलब सभी क्षेत्रों, जो हमारे बहुत सुदूर क्षेत्रवर्ती होते हैं, जैसे बहुत दूर गांव में लोग रहते हैं, जंगल के एरियो में, कोस्टल रीजन पे या आइलैंड्स पे, जिससे भारत का कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, भारत सरकार की जो है कि मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाते हैं, तो उन सभी चीजों को हम लोग शामिल करेंगे और इसमें भौगोलिक समावेशिता शुरू करेंगे। तो ये हमारा बजट का विकास मंत्र है, जिसमें फोकस क्षेत्र की बात करेंगे तो मुख्य रूप से गरीबी पे फोकस किया गया, गरीब को कैसे हम खुश करें, गरीब को कैसे दूर करें उसकी गरीबी, महिलाओं के लिए कुछ काम किए गए, युवा पे बात की गई जो कि एक अमृत पीढ़ी का युवा है, और अन्नदाता पे बात की गई, किसानों पे। तो ये चार फोकस के क्षेत्र हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो जरा एक एक सेक्टर पे बात करें प्रमुख उपलब्धियों के साथ। जैसे इन्होंने ये बताया बजट भाषण में कि हम लोगों ने गरीबों के लिए क्या किया, तो भाई गरीबी उन्मूलन की गई, 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली है। और ये मैंने करंट अफेयर्स जो वार्षिकी आई थी ई दृष्टि, जो हमने यूपी आरओ के लिए पढ़ा था और यूपी पीसीएस के लिए भी उसे रिवीजन करेंगे, उसके लिए मैंने ये टॉपिक वहां पे कवर कराया, और ये सभी टॉपिक आपको ग्लांस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। वहीं डीबीटी की बात करेंगे, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की, तो पीएम जनधन खातों के उपयोग से 34 लाख करोड़ रुपए के डीबीटी के जरिए लगभग सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो ध्यान देना कि पीएम जनधन खाते में कितना पैसा जा चुका है अभी तक, 34 लाख करोड़ रुपए जा चुका है, हर लोगों के खाते में जितना जितना जाना चाहिए। और इससे फायदा क्या हो गया, लगभग 2.7 करोड़ रुपए की बचत हो गई। कैसे, क्योंकि पहले क्या होता था, जिस भी व्यक्ति के लिए पैसा दिया जाता था, बीच में बिचौलिए जो होते थे वो करप्शन करके उस पैसे को पूरा खा जाते थे, थोड़ा बहुत पैसा दे देते थे। फॉर एग्जांपल मनरेगा वालों के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि मनरेगा के मजदूरों का जो पैसा था वो कहीं ना कहीं आपके ग्राम प्रधान या जो भी उसके अपर अधिकारी होते हैं पूरा खा जाते हैं, और कुछ ही पैसा मिलता है मजदूरों को। लेकिन अब मजदूरों के पैसे जो है उनकी मजदूरी के डायरेक्ट उनके खाते में आते हैं, और बस वो अंगूठा लगाते हैं, काम करते हैं कि अपनी प्रेजेंट भी है और पूरा उन्होंने काम किया, और उनके महीने के जो पैसे बनते हैं वो उनके खाते में सीधे आ जाते हैं सरकार के द्वारा। तो बिचौलिए जो पैसा फालतू खा रहे थे वो पैसा हमारा बच गया 2.7 लाख करोड़। बहुत बड़ी धनराशि दोस्तों, डीबीटी का एक बहुत ही बड़ा ये सक्सेसफुल है जो है। फिर वही पीएम स्वनिधि की बात करेंगे, जो आत्मनिर्भर भारत योजना 2020 बजट में आई थी कोरोना पीरियड में, उसके द्वारा 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सहायता प्रदान की गई, जो सामान्यतः 10,000 रुपए की शुरुआत की गई थी। पीएम जनमन योजना, भाई अभी मैंने बताया था विशेष रूप से जो कमजोर आदिवासी समूह है जिनके लिए अगले 3 वर्ष में 15,000 रुपए, मतलब 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी। तो पीएम जनमन योजना को शुरू कहां से किया गया था, खूंटी झारखंड से शुरू किया गया था, ये भी मैंने बताया। वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें 18 छोटे छोटे प्रकार के व्यवसायों को कारीगर और शिल्पकार के रूप में मान्यता दी जाएगी, और उनको सहयोग दिया जाएगा अगले 5 वर्ष के लिए 13,000 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ। ये सभी चीजें हम लोगों ने बजट 2023-24 में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये योजना के बारे में बताया कि इन प्रकारों से हम गरीबों की गरीबी दूर करेंगे। फिर महिलाओं की बात करेंगे, तो महिलाओं के लिए एक सबसे अच्छी बात निकल कर आती है कि महिला उद्यमी को मुद्रा योजना,
मुद्रा योजना की बात करेंगे दोस्तों तो 2015 में शुरू की गई थी। इसके तहत अब तक 30 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जा चुका है। जो छोटे छोटे स्तर पे जो है कि स्टार्टअप करती है महिलाएं, उनके लिए ऋण दिया जाता है। और पिछले 10 वर्षों में हायर एजुकेशन में महिलाओं का नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। काफी अच्छी बात है। यानी जो महिलाएं केवल इंटर कॉलेज तक पढ़ाई करती थी और उनके परिवार वाले फिर उनकी शादी कर देते थे कि भाई तुम्हें करना क्या, रसोई में तो बैठना, रसोई का तो काम करना है, किचन का, इसलिए अब वहां से ये मानो मतलब कह सकते हैं ये विचार अब बदला है और अब लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही हैं, हायर ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम कर रही हो, एमए, एमकॉम, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रही हैं और यूपीएससी में भी टॉप लिस्ट पे रह रही हैं। तो ये काफी अच्छा जो है कि परिवर्तन है और हायर एजुकेशन में ये बढ़ोतरी हुई है 28% की। वहीं स्टेम कोर्स में लड़कियों और महिलाओं का नामांकन 43% है और ये दुनिया में सबसे अधिक है। स्टेम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्टेम सेल की बात नहीं करूंगा मैं, बायोलॉजी वाले, बल्कि साइंस हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा, इंजीनियरिंग हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा। इस क्षेत्र में सबसे अधिक भारत की महिलाएं नामांकित हो रही हैं और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं लोकसभा के अंतर्गत हालांकि 3 तलाक भी कानून बना दिया गया। लोकसभा के अंतर्गत 33% का आरक्षण दिया गया महिलाओं की सीट के लिए 128वें बिल के माध्यम से, जो कि संवैधानिक संशोधन था 106 नंबर पे। और वहीं महिला श्रम की बल की भागीदारी की बात करें तो 2017-18 में जो 23% हुआ करती थी, 23.3%, वो अब 2022-23 में 37% हो गई। मतलब काफी तेजी से इसमें वृद्धि देखने को मिली है पिछले 5 वर्षों में। तो महिला श्रम बल भी काफी बढ़ रहा है, यानी महिलाएं भी रोजगार में शामिल हो रही हैं। फिर हमारा जो चौथा फोकस क्षेत्र है वो है हमारा युवा, यानी यूथ और अमृत पीढ़ी। इसके लिए क्या किया जा रहा है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है 2020, जो कि के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में थी। इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसको हम लोग पीएम श्री स्कूल के नाम से भी जान रहे हैं, जिसमें बच्चों के समग्र विकास के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी बढ़ाई जा रही है। कौशल भारत मिशन के माध्यम से लगभग 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, 54 लाख लोगों को अपग्रेड किया गया और 3000 नए IITIs की स्थापना की गई है। मतलब जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, तो ये स्टैब्लिश किए गए। वहीं हायर एजुकेशन की बात करोगे तो युवाओं के लिए 7 नए IITs ओपन किए गए, 16 नए IIITs ओपन किए गए, 7 नए IIM और 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए हैं। तो ये प्रमुख चीजें हैं। आगे देखते हैं खेलों में युवाओं की बात करेंगे तो भाई 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में पदक तालिका में अब तक का सबसे बेहतरीन स्थान हासिल किया भारत ने। हालांकि इससे रिलेटेड आरओ एग्जाम्स में सीधा एक प्रश्न भी पूछ लिया गया है। और 2023 में शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो प्रज्ञानंद है, ये मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्सन कार्लसन के विरुद्ध कड़ी चुनौती पेश की इन्होंने और 80 से अधिक शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत में हो चुके हैं, जो कि 2010 में इनकी केवल संख्या 20 थी। यानी कहती है सरकार कि हमने स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान दिया है और नए नए युवाओं को खेल के प्रति भी आकर्षित करते हुए इनकी क्षमता का वृद्धि की है। वहीं अन्नदाता के लिए इन्होंने पीएम किसान सम्मान योजना, जो कि लघु और सीमांत किसानों में लगभग 11.8 करोड़ किसानों को डीबीटी के माध्यम से सहायता दी। ये वही पीएम किसान सम्मान योजना है जो कि 6000 रुपए की धनराशि 3 किस्तों में दी जाती है, 2000 2000 2000 प्रत्येक फसलों के पहले दी जाती है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों का पीएम फसल बीमा योजना की गई कि अगर फसल कोई खराब भी हो जाती है तो सरकार के द्वारा उनका बीमा रिटर्न किया जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा। वहीं ई नैम की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बात करेंगे कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसमें लगभग 1361 मंडियों को अब एकीकृत कर दिया गया है और जिसमें बहुत सारे किसानों को भी फायदा मिल रहा है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि अब ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से कोई भी किसान पूरे भारत में किसी भी मंडी में जो है कि इसे बेच सकता है। साथ ही अमृत काल के लिए क्या रणनीति है? तो अमृत काल की रणनीति की बात करेंगे तो आप देखोगे सतत विकास पर हमने फोकस किया। तो ये हम लोग कई बार देख रहे हैं कि 2070 तक हम नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेंगे। पवन ऊर्जा के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। मतलब जो विंड एनर्जी डेवलप करने में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आगे बढ़ती हैं काम करने के लिए, लेकिन उनके पास पर्याप्त बजट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाती है। तो जितना बजट वो लगा रही है, मान लीजिए किसी योजना में 100 रुपए की आवश्यकता है और कोई कंपनी कह रही है कि भाई मेरे पास केवल 70 रुपीज ही है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसे में जो 30 रुपए का गैप आ रहा है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा और इन्हें 3 4 5 किस्तों में दिया जाएगा, अलग अलग पॉइंट पे 5000 6000 ऐसे करके, या 5 रुपए 6 रुपए करके। तो इस तरीके से जो 30 रुपए का गैप आ रहा था 100 रुपए तक पहुंचने में, वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा योगदान के तौर पे।
कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता की स्टैब्लिशमेंट की जाएगी, क्योंकि कोयले को अगर हम लिक्विडाइज किया जाएगा, लिक्विडाइज मतलब कि द्रवीकरण किया जाएगा, तो उससे जो निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लाई ऐश है, इनकी प्रदूषण की क्षमता कम हो जाएगी और वो ज्यादा एफिशिएंट हो पाएगा। वहीं सीएनजी, पीएनजी और संपीड़ित बायोगैस के चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सम्मिश्रण किया जाएगा और छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना भी होगा, जो कि 1 करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट भी बिजली मुफ्त की जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और यहाँ पे एक ध्यान रखना कि गैर जीवाश्म ईंधन की हम स्थापित ऊर्जा क्षमता को 2004 में जो 30.4% थी, उसे बढ़ाकर हमने 43.9% तक कर दिया है 2023 तक। तो ये कुछ प्रमुख सेक्टर है। वहीं बुनियादी निवेश की बात करेंगे, बुनियादी ढांचे की बात करेंगे, तो आप देखोगे पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार हो सकेगा। लॉजिस्टिक क्षमता का मतलब होता है किसी चीज को ले आने ले जाने में जो सुविधाएं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आपके रेलवे प्लेटफॉर्म्स अच्छे होने चाहिए, रेलवे की पटरियां अच्छी होनी चाहिए और लगेज बॉक्स अच्छे होने चाहिए। वहीं ट्रैवल करने के लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए, जिसमें ट्रक के माध्यम से बड़े बड़े जो है कि कोच वगैरह लोड करके अनलोड किए जा सके। तो ये लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार होगा और लागत में कमी आएगी। वहीं द्विपक्षीय निवेश संधियों के माध्यम से हम एफडीआई को बढ़ावा दे रहे हैं। इस बार भारत ने 49 अरब डॉलर का एफडीआई इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया और इस तरीके से पूरे विश्व में 8वें नंबर पे था। मैंने ये भी बताया था अंकटाड की रिपोर्ट के माध्यम से। वहीं नए नए हवाई अड्डों का जो है कि व्यापक विकास किया जा रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत ट्रेन जैसी जो गाजियाबाद के साहिबाबाद प्लेटफॉर्म से शुरू की गई थी, इस वर्ष ही पहली जो है कि नमो भारत ट्रेन भी शुरू की गई। मेट्रो रेल बहुत जगह जैसे यूपी के लखनऊ में, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, कर्नाटक में, कानपुर में अलग अलग मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए। इससे शहरी परिवर्तन को भी चेंजेस मिलेगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने अब तक की उपलब्धियां भी बता दी हैं। इसी में जैसे उपलब्धि की बात करोगे तो ये कहते हैं कि हम फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेकर अब फाइनेंशियल ईयर 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में लगातार इंक्रीमेंट करेंगे, उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा था पूंजीगत व्यय हमेशा अच्छा माना जाता है, यानी ये कह रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को सही कर रहे हैं और परिवहन सिस्टम को सही कर रहे हैं। यानी अगर मैं कहूँ रेलवे का आधुनिकीकरण करना है, रेलवे स्टेशंस का, तो एक बार अगर आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस वर्ष का जो है कि बजट बिगड़ सकता है, लेकिन उस रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण होने से आगे 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल तक वो रेलवे स्टेशन एक इनकम का सोर्स हो जाएगा और काफी अच्छी जो है कि बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं एफडीआई भी जो हमारे यहाँ आ रही है अंतरवा, वो भी दुगना हो चुका है, जो कि पहले 298 था, अब 596 डॉलर हो गया है, यानी कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर की बात हो रही है। फिर इसी में समावेशी विकास की बात करें तो समावेशी विकास के लिए सरकार कहती है कि हमने आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया, जिसपे मैंने रैंकिंग जारी हुई थी, तो मैंने बताया डेल्टा रैंकिंग के अंतर्गत ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, जिसमें रायगढ़ आ रहा था ओडिशा का, रायगढ़, और जमुई बिहार का 2nd नंबर पे था। पूर्वोत्तर भारत का विकास करेंगे, पूर्वोत्तर भारत में जैसे पीएम डिवाइन योजना हो गई, साथ ही साथ आपका मैंने बताया था जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों के लिए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आ रहे थे, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था, पूर्वोत्तर भारत का विकास होगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण, अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। मध्यम वर्ग के आवास के लिए क्या किया गया कि उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, अधिक मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश होंगे। 9 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जो सर्विक्स यानी कि जो वजाइना के पार्ट होते हैं, सर्विक्स वगैरह, जहां पे फीमेल्स जो है कि अक्सर इग्नोर कर देती हैं कभी ऐसी प्रॉब्लम्स को, और बाद में वो एक कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, ये आप सर्वाइकल कैंसर गर्दन का मत समझना, वो सर्वाइकल पेन होता है, लेकिन कैंसर सर्विक्स में होता है, जो एक योनि का पार्ट होता है, इट मींस की वजाइना का। जैसे ये होता है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां अगर अनसेक्सुअल मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रही हैं, या बहुत सारी जो है कि पिल्स की गोलियां खा रही हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर की वजाइना के अंदर जो सर्विक्स हो गई या फिलोपियन ट्यूब्स हो गई, प्लेसेंटा हो गया, इसमें जो डैमेज हो रही है स्थिति, ये लगातार बढ़ती जाती है और फिर बाद में कैंसर हो जाती है, जिसको सही किया जा सकता है केवल टीकाकरण के माध्यम से, बहुत आसानी से। अभी आपने देखा होगा पूनम पांडे एक एक्ट्रेस थी, चाहे पॉर्न स्टार थी, जो भी, तो उनके ऊपर भी ये केस आया जो है कि वो सर्वाइकल कैंसर से उनकी डेथ हो गई और बहुत सारी चीजें हुई, लल्लन टॉप पे भी न्यूज आया था, तो आपने देखा होगा इसके बारे में। तो इसको भी शुरू किया जाएगा 9 से 14 वर्ष की आयु, ध्यान देना, उम्र का ध्यान देना है। ठीक है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की बात की जाएगी। ठीक,
और टीकाकरण के प्रबंधन के लिए जो मिशन इंद्रधनुष और यूविन प्लेटफॉर्म को भी शुरू किया जाएगा, जहां पे सभी टीकाकरण की पूरी अपडेट्स रहेगी, डिटेल्स रहेगी, कि ताकि लोगों को पता रहे कि कितना हमारा टीकाकरण हो गया और कितना नहीं हुआ है। और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की बात करेंगे, तो इसमें आप देखोगे कि फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे उपज का एकत्रीकरण करो, आधुनिक भंडारण वगैरह, ये सारी चीजें। वहीं विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी के प्रयोग को भी शुरू किया जा रहा है, नैनो डीएपी के विस्तार को भी शुरू किया जा रहा है। और आपको पता है कि कलोल गांधीनगर में मैंने बताया था कि यहां पर गृह मंत्री के द्वारा सबसे पहले नैनो डीएपी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान हो गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा, और 5 एकीकृत एक्वा पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। ब्लू इकोनॉमी 2.0 को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये अलग अलग जो है कि चीजें हैं। और पर्यटन की बात करेंगे तो राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्र के समग्र रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिससे पता चले कि वो सुविधाएं और सेवाओं में और क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। और पर्यटन विकास के वित्त पोषण के लिए राज्यों को समान आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाएगा। यानी कि ऋण तो दिया जाएगा लेकिन वो ब्याज मुक्त रहेगा। इट मीन्स कि आप उसे 10 साल, 5 साल, 8 साल बाद आप हमें रिटर्न कर सकते हो। यानी स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार को रिटर्न करेगी, लेकिन कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा उस पर। और लक्षद्वीप सहित, क्योंकि अभी मालदीव के राष्ट्रपति के ज्यादा भाव बढ़ गए थे, और जिसकी वजह से वो इंडिया आउट का जो है कि प्रचार कर रहा था, जिस वजह से वहां के टूरिज्म को बर्बाद कर दिया गया हमारे द्वारा। क्यों? क्योंकि हमने मालदीव जाना ही छोड़ दिया। हम लोग कहां चल दिए? मोदी जी लक्षद्वीप पे 100 मीटर घूमे और हमने अब लक्षद्वीप को डेवलप करना शुरू कर दिया। हमारे जब आइलैंड खुद इतने सुंदर और इतने खूबसूरत है, बस सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। मोदी जी ने ध्यान दिया, और लक्षद्वीप सहित अन्य जितने भी द्वीप हैं उनके लिए बंदरगाह कनेक्टिविटी रहेगी, पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचा, सुविधाओं के लिए परियोजनाएं वगैरह सब कुछ यहाँ पे किया जाएगा। अन्य उपाय में अगर आप देखोगे तो लखपति दीदी का लक्ष्य अब 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करना है। 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाना है, जो प्रत्येक 1 वर्ष में कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम क्रिएट कर सकेंगी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऐसी महिला सदस्यों जो प्रति परिवार प्रति वर्ष, यानी एक परिवार के हिसाब से 1 वर्ष में कम से कम 1 लाख रुपए स्थायी अर्जित कर सकेंगी आय के रूप में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को फोकस किया जाएगा। 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोर्स भी स्टैब्लिश किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट थे। और हम बात करेंगे अब सेकंड भाग की। अभी तो हमने बात की पार्ट ए की, अब जरा सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें आप देखोगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई पिछले 10 वर्षों में जो हमारा कर का संग्रह है, यानी कि टैक्स कलेक्शन जो है वो 3 गुना से अधिक हो गया है। टैक्स रिटर्न करने के मामले में भी अब लोगों की संख्या क्या हो गई? 2.4 गुना में वृद्धि हो गई। अब लोग आईटीआर फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। टैक्स रिटर्न प्रोसेस को करने का औसत समय जो 13-14 में 93 दिन था, अब सरकार ने उसे घटा के 10 दिन कर दिया। मतलब जब आप टैक्स को फाइल करते हो कि भाई मेरा टैक्स इतना कटेगा और इतना पैसा मेरा रिटर्न होगा आईटीआर के रूप में, वो 10 दिन के अंदर रिटर्न हो जाता है। पहले 93 दिन लगते थे, लगभग 3 महीने, अब 10 दिन के अंदर रिटर्न हो जाता है। और 7 लाख रुपए तक की अब कोई देनदारी नहीं होगी, यानी कोई टैक्स नहीं होगा। यानी जो नई टैक्स स्लैब आई है, जिसको मैंने इकोनॉमिक्स वाले करंट अफेयर्स में बहुत डिटेल से बताया है, और मौजूदा कंपनियों के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स की दर है वो 30% से घटा के 22% कर दी गई, और नई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए 15% कर दी गई है। ठीक है, तो ये अच्छा जो है कि काम किया गया। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वित्त वर्ष 2024 में मासिक सकल जीएसटी संग्रह मंथली स्तर पे 21.66 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। और जीएसटी लागू होने के बाद से 2017 से 23 तक के बीच में टैक्स बोयंसी देखी गई है। 2012-16 की अवधि में 0.72% थी, अब जो कि बढ़ के 1.22% होगी। टैक्स बोयंसी का मतलब होता है दोस्तों कि टैक्स रेट को इंक्रीज किए बिना बहुत सारे लोग टैक्स के स्लैब में आ गए, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई और वो टैक्स अब देने लगे। तो ये अप्रत्यक्ष कर के रूप में भी बेहतर रिजल्ट है। फिर यहाँ पे बात आती है कि भाई पैसा कहाँ से आता है। तो देखिए सबसे अधिक जो पैसा आता है, पॉइंट नंबर 1 याद रखना आपको, उधार और अन्य देयताओं से लगभग 28%। दूसरे नंबर पे आपका आता है आयकर इनकम टैक्स जो कि 19%। तीसरे नंबर पे आता है जीएसटी और अन्य कर जो कि 18% होते हैं। लेकिन पैसा सबसे अधिक खर्च कहाँ पे होता है? तो ब्याज भुगतान में केंद्र सरकार को सबसे अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, लगभग 20%। और दूसरी बात करेंगे, एक और होता है इसमें करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जो टैक्स कलेक्शन होता है जीएसटी
जीएसटी के माध्यम से या इनकम टैक्स के माध्यम से, और उसमें राज्यों का भी कुछ हिस्सा होता है, वो भी देना पड़ता है केंद्र सरकार को, इसमें भी लगभग 20% योगदान होता है। बाकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं होती हैं, उसमें भी सरकार को लगभग 16% खर्च करना पड़ता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर हम प्रदर्शन देखेंगे तो सरकार कह रही है कि 2017-18 से लेकर 22-23 में हम लगातार जो है कि बेरोजगारी दर को कम करते जा रहे हैं, और वर्तमान में 3.2% केवल भारत में बेरोजगारी दर है। तो ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है। तो ध्यान देना कि पिछले 5 वित्तीय वर्ष में लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार स्टेटमेंट पे फोकस करो, 6.1, 5.8, 4.8, 4.2, 4.1, 3.2। आप पिछले 2019-20 के पेपर देखो, 21 के देखो, 18 के देखो, यूपीएससी सीधे पूछती है कि क्या पिछले 5 वर्षों में गिरावट देखने को मिली है। और ये सभी चीजें इकोनॉमिक सर्वे और बजट में ही पेश की जाती हैं मुख्य रूप से। फिर आगे देखोगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है दोस्तों। 2018 में जो है कि लोग फोन पे वगैरह से कम पेमेंट करते थे, फोन पे गूगल पे से मैक्सिमम कैश से ही पेमेंट करते थे। लेकिन अब देखोगे 2022, 23, 24 तक आप अगर 2 रुपए का भी सामान लेते हो ना, तो 2 रुपए भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो। 10 रुपए की चाय भी पीते हो तो 10 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करते हो। 20 रुपए का कोई फ्रूट्स भी खरीद रहे हो, जूस पी रहे हो, तो उसका भी ऑनलाइन पेमेंट। इट मीन्स कि अब डिजिटल ट्रांजेक्शन की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, हालांकि पेटीएम तो डूब गया, फोन पे, गूगल पे की डिमांड लगातार बढ़ रही है। और इसी तरीके से ये कहते भी हैं कि जो हम मंथली कलेक्ट करते हैं हर मंथ के हिसाब से जीएसटी संग्रह, वो भी लगातार बढ़ रहा है। इट मीन्स कि जीएसटी में भी वृद्धि हो रही है। इससे ये बताना चाहते हैं कि भाई जीएसटी हमारी गलत नहीं थी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड आते हैं, शब्दावलियां, जिनको हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद हमारी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर लीजिए। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, जहां पर आप हमारे बाकी अदर कोर्सेज और अदर जो है कि टॉपिक्स आप देख सकते हो। तो सबसे पहला एक वर्ड आता है दोस्तों, विनियोग विधेयक। तो ध्यान देना, ये भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। और कहां से निकलेगा? लोकसभा में जब ये पास होता है तब, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में। चुंगी की बात करेंगे तो जो स्थानीय नगर पालिका के जो प्राधिकरण होते हैं, वो अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाली कुछ श्रेणियों की वस्तुओं और उस पर लगाए जाने वाले कर लगाते हैं, मतलब कि कोई गुड्स वगैरह पे टैक्स लगाते हैं। सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होते हैं? तो ये सरकार के स्वामित्व वाले निवेश के साधन होते हैं, जिनमें आप निवेश कर सकते हो, या दूसरी भाषा में कहें, इसके माध्यम से सरकार बाजार से लोगों से पैसे कलेक्ट करती है अपने उधार की क्षमता को बढ़ाने के लिए। सीमा शुल्क की बात करें, कस्टम ड्यूटी, तो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगने वाला कर होता है। जैसे कोई भी सामान एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है फॉरेन से, या फॉरेन में जाता है, तो हम कहते हैं ना भाई कि ये सामान हमने कस्टम से निकाला है। कस्टम से निकालने का मतलब क्या होता है? वहां से उठा के ले आते हैं अपने परिचितों के माध्यम से। तो यहाँ पे जो ड्यूटी लगती है, हमारे देश में अगर कोई सामान आया है तो आयात कर लगेगा, कोई सामान यहाँ से जा रहा है तो निर्यात कर लगेगा। तो इसी को हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। टैक्स आर्बिट्रेज क्या होता है? कर देयताओं को कम करने के वित्तीय लाभ को अधिकतम करना, यानी कि टैक्स की जो लायबिलिटीज होती है उसे कम करके प्रॉफिट अधिक कमाया जाता है, इसी को कहा जाता है। वहीं डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो व्यक्ति सीधे सरकार को कर का भुगतान कर सकता है, व्यक्ति सीधे सरकार को कर का भुगतान कर सकता है यहाँ पे। और अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, सीमा शुल्क हो गया, ये सभी चीजें। राजस्व परिसंपत्तियां क्या होती है? प्राप्तियां। सरकार को बिना ऋण लिए या मूल्यवान परिसंपत्तियों को बेचे बिना ही जो धन प्राप्त होता है, जैसे टैक्स के रूप में प्राप्त होता है। निगम कर की बात करेंगे तो कंपनी के मुनाफे पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर होता है, तो इसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। कर उछाल, टैक्स बॉयंसी क्या होती है? कर उछाल जीडीपी में वृद्धि के सापेक्ष कर संग्रह में वृद्धि के माप को इंगित करती है कि हमारी जीडीपी के साथ साथ हमारी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है। वहीं वीजीएफ क्या होता है? यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं व्यवहार का अंतराल गैप, आर्थिक रूप से न्याय संगत है लेकिन वित्तीय रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं को अनुदान देना। जो मैंने आपको बताया था कि 100 रुपए तो मेरे पास है, लेकिन मतलब 70 रुपए है, 100 रुपए नहीं है, और मैं इस योजना को शुरू करना चाह रहा हूं, तो 30 रुपए का सरकार योगदान दे देगी। इसी तरीके से प्रेजेंटिव है मुद्रास्फीति, जो कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि दर्शाती है। फिर पूंजीगत परिव्यय हो गया, जो मैंने बताया कि डेवलपमेंट के लिए सरकार द्वारा किया गया निवेश होता है, लॉन्ग स्तर पे होता है। बजट अनुमान जो केंद्रीय वित्त मंत्री रखते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जो डीबीटी के माध्यम से समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लाभ और सब्सिडी को समय पर सीधे लाभार्थी खाते में डाल देना, और ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी अनुच्छेद भी पूछती है। जैसे मैं बात करूं कि आर्टिकल नंबर 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी हुई है, और आर्टिकल 1110
मतलब 110 में धन विधेयक की परिभाषा। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार परिभाषा पहले होगी उसकी प्रक्रिया बाद में होगी, तो 111 लगा देते हैं, यही गलती होती है। 109 में प्रक्रिया दे दी गई है कि कैसे धन विधेयक तैयार होगा और 110 में उसकी परिभाषा। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग आम भाषा में बजट कहते हैं। 113 में प्राक्कलनों के संबंध में संसद की प्रक्रिया होती है, यानी अनुदान मांग होती है। फिर आगे देखते हैं कि 114 में विनियोग विधेयक, 115 में अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान, 116 में लेखानुदान, वोट एंड अकाउंट, प्रत्यानुदान और अपवानुदान। तो वोट एंड अकाउंट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इसको। और 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान, 125 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, 151 में ऑडिट रिपोर्ट, 265 में विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा, 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोकलेखे इनके बारे में बात होती है, और 267 में आकस्मिकता निधि की बात होगी, और 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलेगा, 280 में हमारा वित्त आयोग है, 281 में उसकी सिफारिशें हैं, 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लिया जाता है। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी क्लास, और अब हम इसी तरीके से विजन की मंथली मैगजीन को फॉलो करेंगे, जो हम लोग पहले फॉलो करते थे, पढ़ते थे ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। जो लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे कर ले। और अब हम इसे कवर करेंगे अपने नए प्लेटफॉर्म पे, अबाउट यूपीएससी। ये हमारे नया प्लेटफॉर्म है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसपे आप क्लास देख रहे हैं। तो सभी प्रकार की जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन होगी, या फिर पीटी 365 आएगी, या फिर आईएएस की जो टेस्ट सीरीज हम लोग करेंगे दृष्टि और विजन की, वो भी हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर इसकी पीडीएफ ऑलरेडी पोस्ट कर दी गई थी, लेकिन मैं आज इसे फिर से पोस्ट कर दूंगा हेडलाइट की हुई पोस्ट को, ठीक है, जिस तरीके से विजन की देता था। तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।